जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में ईवीएस की कंप्लीट मैराथन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी आपके सीटेट एग्जाम में ईवीएस से जितने भी यहां पर टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने यहां पर कवर किया है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, तो यहां पर मधुबनी पेंटिंग से भी, स्कूल से यहां पर कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पक्षियों से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर टॉपिक आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, जानवरों से रिलेटेड हो जाएगा, खेजड़ी के पेड़ से यहाँ पर आता है, मधुमक्खियों से रिलेटेड यहाँ पर मधुमक्खी पालन कब से कब तक किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के आज क्लियर होने वाले हैं। तो जितने भी टॉपिक यहाँ पर सीटेट में आपके पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पर मैंने आज कवर किए हैं। आज ये कंप्लीट ईवीएस की मैराथन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर ईवीएस की मैराथन यहाँ पर करा रहा हूँ। इसी तरीके की हिंदी की और सीडीपी की भी मैराथन क्लास आने वाली है, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मधुबनी पेंटिंग है। इस तरीके से मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर बनाई जाती है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो चित्र है, डिजाइन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ साइड में, ये मधुबनी इसको कहा जाता है। तो ये जो चित्र और डिजाइन यहाँ पर जो आर्ट है, कला है, इसको क्या बोला जाता है? मधुबनी यहाँ पर कहा जाता है, मधुबनी चित्रकला बोला जाता है। और यह लोक कला एक बहुत पुराना यहाँ पर ये रूप है। तो ये एंशियंट पीरियड से यहाँ पर चली आ रही है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि बिहार में एक जिला है जिसको क्या बोलते हैं? मधुबनी जिला है। और उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर पड़ गया है। तो आपको याद रखना है कि मधुबनी पेंटिंग जो है उसका नाम बिहार में एक जिला है मधुबनी, जहाँ से मधुबनी पेंटिंग का वहाँ पर नाम पड़ा है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि ये जो पेंटिंग है ये चावल के पाउडर के पेस्ट से यहाँ पर बनाई जाती है और इसमें रंग मिलाया जाता है। इसमें क्या होता है? ये जो पेंटिंग आप साइड में देख रहे हैं, इसमें चावल जो होता है उसका पाउडर बना लिया जाता है और चावल के पाउडर में यहाँ पर रंग मिलाया जाता है। उसके बाद ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो चावल के पाउडर से ये पेंटिंग बनाई जाती है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पर ये जो रंग होते हैं ये कहाँ से ये लोग लेकर के आते थे पहले एंशियंट टाइम में? तो इन्हें बनाने के लिए नील जो है, हल्दी और फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो जो चावल में रंग मिलाया जाता है वो नील से मिला दिया जाता है। जैसे कि उसको नीला अगर करना है तो नील मिला दिया जाता है, पीला करना तो हल्दी, और फूलों के कई रंग होते हैं उनको भी मिलाया जाता है, और पेड़ों के भी रंग यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो चित्र होते हैं इन पेंटिंग में, तो कौन कौन से यहाँ पर चित्र होते हैं? इंसानों के चित्र होते हैं, जानवरों के चित्र होते हैं, पेड़, फूलों, पक्षियों, मछलियों के यहाँ पर चित्र होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये यहाँ पर मोर बना है, फिर पत्तियाँ यहाँ पर बनी, आप ऊपर देख सकते हैं। इंसानों की भी यहाँ पर फोटो है, जैसे कि ये देख सकते हैं इंसानों की फोटो है, यहाँ पर मछलियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग में बनाई जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और अन्य जानवरों को भी यहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये भी जानवर यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं स्कूल जाना, कि बच्चे स्कूल कौन से राज्य में, बच्चे किस का उपयोग करके यहाँ पर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ पर बच्चे करते हैं? तो असम में करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो किस राज्य में बांस और रस्सी के पुल का उपयोग करते हैं? तो असम में करते हैं, क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है, इसलिए वहाँ पर बांस और रस्सी के जो पुल होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्योंकि पुल जो होते हैं, जो पहले से बनाए हुए पुल होते हैं, वो टूट जाते हैं बारिश में, इसलिए वहाँ पर बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्राली का उपयोग किया जाता है। तो लद्दाख में किया जाता है, क्योंकि लद्दाख जो है पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर कहीं कहीं क्या होता है कि वहाँ पर रास्ते ही नहीं होते, बीच में बहुत गहरी खाई होती है। तो वहाँ पर क्या है, ट्राली का उपयोग किया जाता है। एक सिरे से दूसरे सिरे को यहाँ पर बांध दिया जाता है और बीच में यहाँ पर ऐसे ट्राली लगा दी जाती है और यहाँ से ट्राली खींच करके दूसरी तरफ यहाँ पर ले जाई जाती है। तो ट्राली का उपयोग कहाँ किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है।
थर्ड है यहाँ पर कि सीमेंट का जो पुल होता है वो सामान्य क्षेत्र या समतल क्षेत्र में यहाँ पर बनाया जाता है, इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आप यूपी में देख लीजिए, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, इन राज्यों में जो है ये समतल क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर सीमेंट के पुल जो है वो बनाए जाते हैं स्कूल जाने के लिए। जैसे अगर बीच में कोई नदी है तो सीमेंट के पुल आपने देखे होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर सामान्य और समतल क्षेत्र होगा तो वहाँ पर सीमेंट के पुल का उपयोग यहाँ पर बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है कि वल्लम जो है लकड़ी की छोटी नाव होती है, जिसको क्या बोला जाता है, वल्लम बोला जाता है, और केरल में इसको वल्लम बोलते हैं और इसका उपयोग केरल में किया जाता है। तो केरल में किसका उपयोग किया जाता है, वल्लम का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ऊंट गाड़ी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ऊंट गाड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान में क्या है, ऊंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसलिए ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान होता है, और यहाँ पर राजस्थान में रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ पर ऊंट के पीछे एक गाड़ी नुमा बना दिया जाता है डनलप टाइप से, और उसमें ऊंट को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, जिससे कि बच्चे स्कूल जाते हैं। और जहाँ पर पथरीले और असमान यहाँ पर रास्ते होते जैसे पहाड़ों में, तो वहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर उपयोग किया जाता है, जहाँ पर रास्ते पथरीले होते हैं। तो ये स्कूल जाना, यहाँ से भी आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए यहाँ पर मैंने ये वाले सारे जो है जितने भी यहाँ पर स्कूल जाने से रिलेटेड आपके सीटेट में पूछे जाने वाले यहाँ पर बन सकते हैं क्वेश्चन, उनका मैंने थ्योरी पोर्शन यहाँ पर आपको डिटेल में कराया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं पक्षी से रिलेटेड यहाँ पर। तो पक्षी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, जैसे कि बर्ड्स से आपके सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि ज़्यादातर जो पक्षियों की आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें जो हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि ये पक्षी है तो ये उसका अगर सिर है तो उसकी दोनों तरफ यहाँ पर आंखें हो जाएंगी। और पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना। अगर यहाँ पर एक वस्तु है और एक यहाँ पर वस्तु है तो एक ही समय में ये पक्षी जो होते हैं ये दोनों तरफ एक अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय में यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं, जब पक्षी बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जब जो पक्षी होते हैं वो सामने देखते हैं तो उनकी आंखें जो होती हैं बिल्कुल एक ही चीज़ पर केंद्रित होती है, एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। और ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनकी पुतली जो है वो घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों में पुतली नहीं होती है और वो गर्दन इसीलिए घुमा करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर साइड में देखना होता है तो हम लोगों की आंखों, मनुष्य की जो आंखें होती हैं उनकी पुतली घूम सकती हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो गर्दन घुमा करके देखते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों से रिलेटेड, जब पक्षी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करते तो उन्हें दूरी का एहसास होता है। जैसे कि कोई भी पक्षी है, अगर एक ही वस्तु पर वो नज़र केंद्रित कर रहा है तो उसको दूरी का एहसास होता है, लेकिन जब अलग अलग वो नज़र केंद्रित करता है तो उसको वस्तु की दूरी का यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगता है। ये भी आपको याद रखना है। और जब पक्षी अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, ना कि वहाँ पर वो दूरी का एहसास कर पाते हैं। केवल उनके देखने का जो दायरा होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चील, बाज, गिद्ध, ये जो पक्षी हैं ये हमसे मतलब कि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आपके सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन डिक्टो बना है कि ऐसे कौन से पक्षी हैं या फिर ऐसे कौन से पक्षियों का युग्म है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा चील, बाज और गिद्ध, जो कि मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी पर देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। ये क्या है कि मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मनुष्य 1 किलोमीटर दूर से देख सकता है तो ये जो चील, बाज और गिद्ध हैं ये 4 किलोमीटर दूर से यहाँ पर उस वस्तु को आराम से देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पर कि एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जो कि कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी जो है
वो सुनते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं उनके कान, क्योंकि ये क्या होते हैं, उनके ऊपर पंख होते हैं और बाल होते हैं पक्षियों के शरीर पर, तो वहाँ पर हम उनके कानों को नहीं देख पाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर उनके जो छोटे छोटे छेद होते हैं सिर पर, उनको कान बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पक्षी से रिलेटेड कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो छिपकली है, छिपकली के भी छोटे छेद व जैसे कान होते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो छिपकली के भी यहाँ पर छोटे छेद जैसे कान होते हैं, और जो मगरमच्छ होता है उसके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम इन्हें आसानी से नहीं देख सकते हैं। आपने क्या मगरमच्छ के कभी भी कान देखे हैं? अगर आपने कान देखे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि इसके इतने छोटे छेद होते हैं, मतलब कान होते हैं, कि उनको हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। और छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, उनको भी हम नहीं यहाँ पर देख पाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, इनके कान बहुत छोटे होते हैं और ये इन्हीं कानों से सुनते हैं मतलब। तो ये सारी चीज़ें पक्षियों से रिलेटेड आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जानवरों से रिलेटेड। तो जानवरों से रिलेटेड क्या हो जाएगा कि जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो जानवरों पर पैटर्न होते हैं, जैसे कि आपने जेब्रा को देखा होगा, जेब्रा पे क्या होता है, वाइट और ब्लैक कलर का एक पैटर्न बना होता है। तो उनके त्वचा पर जो है वो बालों के कारण होता है, ना कि उनकी स्किन का कलर वो होता है। तो आपको याद रखना है कि बालों के कारण ही यहाँ पर जानवरों का अलग अलग पैटर्न होता है, और किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना, अगर किसी भी जानवर के शरीर पर बाल नहीं है तो उस पे क्या होगा कि पैटर्न नहीं होगा वहाँ पर उसके शरीर पर। सेकंड यहाँ पर पॉइंट है कि शरीर के बाहर कान वाले जानवर और शरीर पर बाल बच्चों को यहाँ पर जन्म देते हैं। जो जैसे कि अगर ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान हैं और यहाँ पर क्या है कि उनके शरीर पर बाल हैं, मतलब कि बाहरी कान, उनके कान दिखाई पड़ते हैं उनके शरीर में, और वे क्या है शरीर पर उनके बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं ऐसे जानवर। और नेक्स्ट क्या है कि शरीर के अंदर कान वाले जानवर अंडे देते हैं, जैसे कि छिपकली है तो वो अंडे देती है। जितनी भी चिड़िया हो जाती हैं उनके क्या होते हैं, कान अंदर होते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हाथियों के झुंड में सबसे बड़ी जो हाथिनी मादा होती है वही झुंड की मुखिया होती है। तो ये आपको याद रखना है कि हाथियों से आपके जो सीटेट में है वो बहुत बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो हाथियों का झुंड होता है, उस झुंड में जो हथनी मादा, जो सबसे बुजुर्ग वहाँ पर हथनी मादा होती है, वही वहाँ पर झुंड की मुखिया होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हाथियों के झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। ये आपको याद रखना कि कोई भी मेल यहाँ पर एलिफेंट नहीं होता है। और हाथियों के जो बच्चे होते हैं वो जैसे जैसे ही वो 14 से 15 साल के होते हैं वो झुंड छोड़ करके यहाँ पर चले जाते हैं और वो अकेले रहने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 से 15 साल के जो हाथी होते हैं, मतलब कि पहले बच्चे थे 8, 9, 10 साल, 11, 12 साल तक तो वो झुंड में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो 14 या 15 साल के होते हैं वो झुंड छोड़ करके अकेले रहने लगते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाथियों के झुंड में क्या होता है, मादाएं होती हैं और यहाँ पर उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10, 11, 12 साल तक के। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और यहाँ पर टहनियाँ खा सकता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो एक हाथी होता है वो 100 किलोग्राम तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। और हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो कितने घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कीचड़ हाथी की त्वचा को यहाँ पर ठंडा रखता है, इसलिए हाथी जो है कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हाथी है वो कीचड़ में खेलना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा को यहाँ पर ठंडक मिलती है। और जो हाथियों के झुंड में 10 से 12 यहाँ पर मादा हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ये भी आपको याद रखना। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि हाथियों के झुंड में मादाएं होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो यहाँ से 10 से 12 मादा हाथी होती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो वही केवल झुंड में होते हैं। और जो इनकी झुंड होता है हाथियों का, उनको लीड कौन करता है, तो मादा हाथी करती, जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अब खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी क्या है, तो खेजड़ी जो है एक गांव है राजस्थान का जो जोधपुर के पास पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है।
जो खेजड़ी गांव है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में कहाँ पर है तो जोधपुर में है। खेजड़ी गांव के लोगों को क्या बोला जाता है, बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई एक तरीके की एक कास्ट होती है जो कि खेजड़ी गांव में यहाँ पर रहती है, और उन लोगों को क्या बोला जाता है, बिश्नोई बोला जाता है। खेजड़ी का पेड़ एक होता है, खेजड़ी का पेड़ भी होता है, और ज़्यादा पानी के बिना ये बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, राजस्थान में है, क्योंकि ये डेजर्ट इलाका होता है पूरा, तो वहाँ पर पानी की तो कमी होती ही है। तो जो डेजर्ट में जितने भी प्लांट उगते हैं उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। तो खेजड़ी का भी पेड़ इसी तरीके का एक पेड़ है जो कि कम पानी में भी वो बड़ा हो सकता है। इसमें एक फलियां यह देता है, जो खेजड़ी का पेड़ है ये फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता, मतलब कि खेजड़ी के पेड़ में तने में उसके कीड़े नहीं लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों ने यहाँ पर खेजड़ी पेड़ को यहाँ पर बचाया था। तो क्या हुआ था कि 300 साल पहले खेजड़ी का जो पेड़ था, यहाँ पर राजा एक थे जिन्होंने मतलब खेजड़ी के पेड़ को काटने का आदेश दिया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने राजा का विरोध करके वहाँ पर इन पेड़ों को बचाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो पूरी पीडीएफ है ये पूरी एनसीईआरटी पर है, और सीटेट में जितने भी टॉपिक आपसे यहाँ पर सीटेट में पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पर जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। और अगर आप इस तरीके की मैराथन करके जाएंगे तो ये ईवीएस की जैसे हैं, तो ईवीएस में आपके 30 में 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। इन्हीं से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं मधुमक्खियों के बारे में। तो यहाँ पर मधुमक्खी क्या हो जाता है, तो मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खी जो पालन का सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर ही माना जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक ही अपने अंडे देती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर ही होता है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, मतलब कि कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं वहाँ पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि छत्ते में केवल थोड़ी बहुत ही नर मधुमक्खी होती हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां जो होती हैं वो श्रमिक होती हैं, मतलब कि वो लेबर का काम करती हैं, वहाँ पर श्रमिक का काम करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियाँ जो होती हैं यहाँ पर उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। मतलब इसका हो गया कि जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं वो केवल आराम करती हैं, छत्ते में रहती हैं, लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो यहाँ पर शहद इकट्ठा करती हैं। और जो रानी मधुमक्खी छत्ते में होती है वो अंडे देती है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि फूलों की घाटी कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग जो है वो कपड़ों को रंगने में किया जाता है। तो यहाँ पर कपड़ों को रंगने में किस रंग का उपयोग किया जाता है, कौन से फूलों का उपयोग किया जाता है, तो गेंदा और जेनिया का जो फूल होता है उन फूलों से ही कपड़ों को रंगने का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जिला है, आप सभी अगर उत्तर प्रदेश से होंगे तो आप कन्नौज को जानते होंगे। कन्नौज जो है यहाँ पर इत्र बनाने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। और कन्नौज में यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, तो एक चीज़ और प्रसिद्ध है, जो कन्नौज के गट्टे हैं यहाँ पर शक्कर के होते हैं। तो ये गट्टों के लिए भी कलावती गट्टा जो होता है वहाँ के लिए भी ये फेमस है। तो ये आप याद रखना है कि कन्नौज जो है वो इत्र के लिए मतलब परफ्यूम के लिए यहाँ पर फेमस है, और कन्नौज जो है एक चीज़ के लिए और फेमस है, वो गट्टा के लिए फेमस है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं करड़म मल्लेश्वरी के बारे में। तो जो करड़म मल्लेश्वरी हैं एक वेट लिफ्टर हैं, ये आपको याद रखना है। करड़म मल्लेश्वरी क्या है,
वेट लिफ्टर यहाँ पर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और इनके जो पिताजी हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ये कितने साल की थी? तो 12 साल, मात्र 12 साल की उम्र में ही ये वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था। और अब ये कितना यहाँ पर वेट उठा लेती? तो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। और करणम जो मल्लेश्वरी हैं इन्होंने भारत के बाहर मतलब कि इंटरनेशनल मतलब बाहर जाकर के 29 मेडल जीते हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि 29 मेडल यहाँ पर जीते हैं। और इनकी 4 बहनें हैं जो रोज़ वजन उठाने का यहाँ पर अभ्यास करती हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो करणम मल्लेश्वरी हैं ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जब ये 12 साल की थी तब से ये वेट उठा रही हैं और अब ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। आप यहाँ पर इस तरीके में साइड में यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। ये करणम मल्लेश्वरी हैं और इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर राजस्थानी ओक के बारे में। तो जो राजस्थानी ओक जिसको कि हम डेजर्ट ओक भी कहते हैं, ये एक पेड़ होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है या फिर डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है, ऊंट के यहाँ पर पेड़, जो यहाँ पर ऊंट नहीं होगा, यहाँ पर ओक हो जाएगा, आपको याद रखना है। ओक के पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में यहाँ पर जमा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ओक होता है उसके तने में यहाँ पर क्या होता है, वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी जड़ें जो है वो गहराई तक चली जाती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए तो इसको लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर सीटेट की करवा रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम से भी क्या क्या यहाँ पर चीज़ें आपके सीटेट में पूछी जाती हैं। तो असम में जो है चावल की एक नई फसल के अवसर पर बिहू जो है उत्सव मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि जो असम है वहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। और जब नई फसल मतलब कि चावल की फसल पक जाती है तो वहाँ पर जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो क्या होता है कि एक बिहू जो है उत्सव मनाया जाता है, जो कि असम का एक जो है उत्सव है और काफ़ी प्रसिद्ध उत्सव है बिहू उत्सव, जो कि असम में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। माघ जो बिहू होता है ये 14 और 15 जनवरी को, और जो असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में ये मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बिहू के अवसर पे क्या किया जाता है, बांस से भेला घर बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना कि बिहू जो उत्सव जब मनाते हैं तो ये लोग बांस से भेला घर बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अबू धाबी के बारे में। तो अबू धाबी क्या है, जो अबू धाबी है ये संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पर है। तो कहाँ पर है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। और जो अबू धाबी की मुद्रा यहाँ पर है वो दिरहम इसको बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अबू धाबी की मुद्रा है उसको क्या बोला जाता है, तो दिरहम बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट यहाँ पर है वहीदा प्रिज्म के बारे में। तो वहीदा जो प्रिज्म है ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। तो अगर आपसे सीटेट में पूछा जाएगा कि वहीदा प्रिज्म क्या है, तो ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। और ये क्या है, लेफ्टिनेंट जो वहीदा हैं ये परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। तो कौन हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि परेड का नेतृत्व करने वाली पहली जो महिला हैं उनका नाम क्या है, तो वहीदा प्रिज्म है। यहाँ पर वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थनमंडी से आती हैं। तो जो वहीदा प्रिज्म है ये जम्मू कश्मीर राज्य में यहाँ पर हैं और वहाँ के राजौरी जो ज़िला है वहाँ से थनमंडी से ये आती हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, तो 36 होती है, 36 होती है। ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रिज्म होता है आपने देखा होगा कि जो प्रिज्म होता है एक ऐसा कांच होता है जो कि 7 कलर यहाँ पर दिखाता है, जिसको कि हम विवग्योर भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रिज्म क्या हो जाएगा, एक ऐसा कांच होता है जो कि 7 रंग दिखाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर तिब्बत के बारे में। तो तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भोटी कहा जाता है। लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। तो लद्दाख में बोली जाने वाली यहाँ पर भाषा कौन है, तो भोटी है। भोटी भाषा में माँ को आमाले
और यहाँ पर पिता को आवाले कहा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट में और केवीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भोटी भाषा में माँ को क्या बोला जाता है, आमाले बोला जाता है, और यहाँ पर भोटी भाषा में पिता को क्या बोला जाता है, आबाले बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ क्या होता है कि स्लॉथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये बिल्कुल भालू के जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं होता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो कितने घंटे यहाँ पर पेड़ों से ये उल्टा लटक कर सोते हैं, तो 17 घंटे ये उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर ये पलते हैं। मतलब कि जैसे अगर ये इस पेड़ पर ये रह रहा है तो इसी की पत्तियां खाएगा और नीचे नहीं उतरता है। लगभग 40 वर्ष के जीवन, अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक पेड़ पर कितने साल तक रहते हैं, तो 5 वर्ष तक रहते हैं, 5 ईयर्स तक रहते हैं। फिर दूसरे पेड़ पर जाते हैं, फिर तीसरे पेड़ पर जाते हैं, ऐसे केवल और केवल ये 8 पेड़ों पर। और ये पूरा इनका जीवन काल कितना होता है, तो 40 वर्ष होता है। और 5-5 साल हर पेड़ पर अगर ये बिताते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 मतलब कि 40 साल हो जाएगा। तो ये 5 साल एवरेज कितने साल रहता है एक पेड़ पर, तो 5 साल, और उसी की पत्तियां ये खाता रहता है। और ये पत्तियां खा करके सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। तो कितने ये लेजी यहाँ पर जानवर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये स्लॉथ जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा लेजी जानवर है, और सप्ताह में केवल एक बार ही ये शौच करता है। और जब शौच करता है तभी ये पेड़ से नीचे उतरता है, नहीं तो ये पेड़ पर ही रहता है और उनकी पत्तियां खाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देख लेते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ जो है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। तो यहाँ पर ये जो मूछें हैं यहाँ पर बाघ की, ये हवा में हुए कंपन को यहाँ पर भांप लेती हैं और उसे शिकार की यहाँ पर बिल्कुल सही स्थिति का पता अपनी मूछों से यहाँ पर चलता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बाघ अपनी मूछों से शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेता है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बाघ की मूँछों जो होती हैं वो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी मूँछें हो जाती हैं यहाँ से, क्योंकि क्या है कि मूँछों से ही ये रास्ता भी ढूंढते हैं, अपना शिकार भी उनकी सही स्थिति का पता लगाते हैं, और यहाँ पर हवा में हुए कंपन को भी भांप लेते हैं। और तो इनकी जो मूँछें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। मतलब ये अपना इलाका जो है वो यहाँ पर मूत्र की अपनी गंध छोड़ करके अपना इलाका महफूज करते हैं, और इनका इलाका जो होता है कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर बाघ होते हैं उनका इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सांप के बारे में हम देख लेते हैं। तो सांप जो है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। तो यहाँ पर जहरीले सांप मतलब वेनमस जो स्नैक होते हैं वो कितने होते हैं, केवल और केवल 4 होते हैं। और जितने भी सांप हैं 4 के अलावा जितने भी सांप यहाँ पर हैं वो बिना यहाँ पर जहरीले होते हैं, मतलब कि वो जहरीले नहीं होते हैं। तो कौन कौन से जहरीले होते हैं, नाग है, करैत है, दुबोइया है और अफाई। ये भारत में केवल 4 प्रकार के सांप जो हैं ये जहरीले होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाग है, ये एक जहरीला है। अफाई हो जाता है, करैत ये इस तरीके से दिखता है, ब्लैक ब्लैक होता है, और यहाँ पर दुबैया इस तरीके से ये दिखाई पड़ता है। और ये डेजर्ट में जिसको कि हम रसल वाइपर भी कहते हैं, नाग को क्या कहते हैं, इंडियन कोबरा भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। करैत को क्या बोलते हैं, कॉमन करैत बोलते हैं यहाँ पर, और सा स्केल्ड वाइपर यहाँ पर बोलते हैं अफाई को, और यहाँ पर रसल वाइपर बोलते हैं दुबैया को। तो ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं ये केवल भारत में ऐसे सांप हैं जिनमें जहर होता है। अगर ये मनुष्य को काट लेते हैं तो मनुष्य की क्या हो जाती है, वहाँ पर अगर सही उसको इलाज नहीं मिलता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 जो जहरीले खोखले जो दांत होते हैं, दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, और जहर के असर को खत्म करने वाली जो दवाई होती है उसका नाम है यहाँ पर सीरम। और ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इसका मतलब है कि जहर जहर को काटता है। आपने खूब सुना होगा, कहावत भी है कि जहर जो है जहर को काटता है।
लोहा लोहे को काटता है। तो इसी तरीके से सांप के जहर को यहाँ पर सांप का जहर ही काटता है, इससे ही दवाई बनाई जाती है, सांप के जहर से ही, जिसका नाम सीरम होता है। और यह दवाई सीरम जो है सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, उनमें ये दवाई उपलब्ध होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को अगर सांप काटता है तो उसको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि इधर उधर झाड़ फूंक के चक्कर में उसको पड़ना चाहिए। अगर वो टाइमली वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच जाएगा तो वहाँ पर उसका आसानी से और अच्छे तरीके से वहाँ पर उसका इलाज हो जाएगा। तो आपको लोगों को भी यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपके घर में या फिर कहीं बाहर अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसको सांप काटे, तो उसको आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाना है, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके, उसका अच्छा इलाज हो सके। तो चलिए अब देख लेते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया की जो दवाई है वो यहाँ पर कि कौन से पेड़ से बनाई जाती थी, एंशियंट टाइम से भी मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यह एनाफिलीज मच्छर की बीमारी होती है। मतलब कि क्या होता है कि जब किसी को एनाफिलीज मच्छर काट लेता है तो उसको यहाँ पर मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। और जो मलेरिया की दवाई है वो सिनकोना के पेड़ से यहाँ पर उसकी छाल से बनाई जाती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से यहाँ पर दवाई बनाई जाती है। तो जो पुराने समय में लोग क्या करते थे कि सिनकोना के पेड़ की छाल ले आते थे, उसको उबाल लेते थे और उसको छान करके पी जाते थे, काढ़ा बना करके, और इससे कि मलेरिया यहाँ पर जो बीमारी होती थी उससे वो छुटकारा पा जाते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा एडवांस साइंस आ गई है, तो सिनकोना के पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट है, जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को ये लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है, कि जब हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है या हवा खराब हो जाती है तब मलेरिया की बीमारी हो जाती, ऐसा लोगों का मानना था। तो ये यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से हैं, जो गुड़ है, आंवला है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। तो जब भी किसी को अगर डॉक्टर कहता है कि आपको आयरन की कमी है, मतलब खून की कमी है, तो आपको क्या खाना है, गुड़ खाना है, आपको आंवला खाना है और हरी पत्तेदार यहाँ पर सब्जियां आपको खानी है, जिससे कि आप में आयरन की कमी जो है वो यहाँ पर उसकी डिफिशियंसी को कम किया जा सके। तो इस तरीके से आपको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जो मक्खियाँ होती हैं, उन मक्खियों से जो है वो पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती हैं ये। तो ये भी आपको याद रखना है कि मक्खियाँ जो होती हैं ये पेट संबंधी समस्याओं को जन्म देती हैं। और शैवाल जो है एक प्रकार का पौधा होता है जो बरसात के मौसम में फैलता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, काई भी बोलते हैं। गांव और देहात की भाषा में क्या बोला जाता है, काई भी बोली जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पर अगर जैसे कि वो वहाँ पर सीमेंट से नहीं फर्श वगैरह लगी हुई है, तो अगर वहाँ पर मिट्टी है और पानी वहाँ पे भर जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ब्राउन ब्राउन कलर का शैवाल यहाँ पर आ जाता है। तो ये एक प्रकार का पौधा होता है और ये क्या होता है, बरसात के मौसम में फैल जाता है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि वह वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर वैज्ञानिक था जिसने मच्छर के पेट में यहाँ पर झांका था, तो रोनल रॉस जो थे, इन्होंने मच्छर के पेट को फाड़ करके और उसके पेट में यहाँ पर उन्होंने झांका था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर झूम खेती। तो झूम खेती यहाँ पर क्या है कि एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उसे भूमि पर उगने वाले, मतलब कि उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, मतलब कि काटा नहीं जाता है, उन्हें उसी में काट करके जला दिया जाता है। और जो राख होती है वो भूमि को उपजाऊ यहाँ पर बनाती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है और वहाँ पर जोता नहीं जाता है उस भूमि को, उसे उसी पर बीज क्या कर दिए जाते हैं, छिड़क दिए जाते हैं। और यह भारत के मिजोरम में यहाँ पर इस तरीके की खेती होती है। तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर झूम की खेती होती है वो क्या होती है, फसल को काट लिया जाता है, उसके बाद उसको कई सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसमें जो भी खरपतवार उगाते हैं उनको काट करके जला दिया जाता है। राख जो है वो खेत को उपजाऊ बनाती है
और उसके बाद मिट्टी को ऐसे खोद दिया जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर खेती जो है ये मिजोरम, भारत के मिजोरम में की जाती है। तो आपको याद रखना है, झूम खेती आपके सीटेट में पूछी जाती है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट वाइज लिखवाया है, इसी तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना कि झूम खेती जो है वो मिजोरम में की जाती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है पॉइंट ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। इस तरीके से मोटे कागज पर यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे छेदों में उभार दिया जाता है। तो जो ब्रेल लिपि है उसको नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को यहाँ पर पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर उंगलियां चला करके ये ब्रेल लिपि को पढ़ रहा है। और जो ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है ये किसने किया था? तो लुइस ब्रेल ने किया था। ये फ्रांस के निवासी थे, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये आपके सीटेट में पूछ लिया जाता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुइस ब्रेल ने किया था। और जो ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं मतलब 6 डॉट पर यहाँ पर क्या है, 6 डॉट पर यहाँ पर ये आधारित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रेल लिपि जो है ये 6 डॉट पर आधारित है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, अब ये लास्ट है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर थीम से भी आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 मेन थीम हैं, वो कौन कौन सी हैं? परिवार और दोस्त हैं, जिसको कि इंग्लिश में फैमिली एंड फ्रेंड्स बोला जाता है। सेकंड है भोजन, जिसको कि फूड से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, ईवीएस में है ये। नेक्स्ट है पानी, जिसको कि वाटर बोला जाता है। फोर्थ है यहाँ पर आश्रय, शेल्टर बोला जाता है। यात्रा करना, ट्रैवल बोला जाता है। और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीमें जो हैं ये ईवीएस की मेन थीम है। तो यहाँ से आपको ये भी थीम इनकी याद रखना है ईवीएस की। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का अभी मैं और मैराथन लेकर के आने वाला हूं। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।